Hello students, I am Mohammad Zishan Rajput, your online physics instructor. Today we will discuss about the dawn of modern physics और advent of modern physics. आज हम modern physics के introduction के बारे में पढ़ेंगे, उसका intro लेंगे, उसके basic concepts को discuss करेंगे. तो modern physics को समझने से पहले हमें थोड़ा सा classical mechanics की तरफ जाना होगा. अब देखें classical mechanics हमारे पास क्या है. क्लासिकल मैकेनिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स। अब देखें लफ्ज़ मैकेनिक्स जो है इसकी मीनिंग क्या है। तो मैकेनिक्स से मुराद है यहाँ पर मोशन प्लस फोर्स। यानी ये क्या, मोशन प्लस फोर्स मतलब ये फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स के मोशन को डिस्कस करते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसके अलावा फोर्स के बारे में हम बात करते हैं। अब मोशन के साथ फोर्स को हम क्यों लेकर आए, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स जब लगती है तब ही वो ऑब्जेक्ट मूव करता है, अपनी पोजीशन को चेंज करता है। फोर्स को अगर हम डिफाइन करते हैं तो हम क्या कहते हैं, फोर्स इज एन एजेंट विच चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट, शेप और पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ऐसा आलाकार है, ऐसा एजेंट है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, उसकी स्टेट को और उसकी जो हमारे पास पोजीशन है उसको चेंज करने की सलाहियत रखता है। अब देखें ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगेगी तो उसके अंदर मोशन आएगा। अब मैकेनिक्स में हमने क्या करना है कि अगर हम चाहते हैं तो फोर्स को ना पढ़ें और अगर चाहे तो फोर्स को पढ़ लें, कि स्टडी ऑफ मोशन विथ और विथआउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। चाहे तो मोशन के साथ फोर्स को भी पढ़ें या फिर ना पढ़ें। अब इसको क्लासिकल मैकेनिक्स क्यों कहा गया, इसको मॉडर्न मैकेनिक्स से किस तरीके से अलहदा हम करेंगे, तो इसमें हम जो बात करते हैं वो हम करते हैं बड़े ऑब्जेक्ट्स के बारे में। हम किन के मोशन को डिस्कस करेंगे, बड़े ऑब्जेक्ट्स के, मैक्रोस्कोपिक। मतलब कि जैसे चांद, सूरज, सितारा, ज़मीन रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, जो है ना हमारे पास सन के अराउंड। और उसके अलावा ये दो किस्म के मोशन में है, एक है सर्कुलर मोशन, दूसरा स्पिन मोशन, ठीक है। उसके अलावा सेलेस्टिकल ऑब्जेक्ट्स जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स उनके बारे में पढ़ना, इंसान के खुद के मोशन के बारे में पढ़ना कि बंदा है वो 5 मीटर का फासला तय कर लेता है 2 सेकंड के अंदर, उसकी स्पीड मालूम करें 2.5 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से हम बड़े ऑब्जेक्ट्स के बारे में जिनको हम इंसानी आँख से देख पा रहे हैं। तो पहला पॉइंट हम इसका यहाँ पर ऐड करेंगे कि इट डील्स with it deals with macroscopic ऑब्जेक्ट्स। ये बड़े ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। इस ब्रांच में फिजिक्स की क्लासिकल मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, हम ऑब्जेक्ट्स के मोशन को डिस्कस करेंगे, लेकिन कौन से ऑब्जेक्ट, जो बड़े ऑब्जेक्ट हैं जिनको हम इंसानी आँख से देख सकते हैं। उसके बाद हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि इट डील्स विथ स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट्स। इसमें हम क्लासिकल मैकेनिक्स में जो पढ़ते थे, हम ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते थे, लेकिन कौन से ऑब्जेक्ट जो स्लो मूविंग है। अब आप कहोगे यह तो मास्टर का हो गया दिमाग ख़राब, हम तो ट्रेन के बारे में ही पढ़ते थे, ट्रेन के मोशन को भी डिस्कस करते थे, हमने एक न्यूमेरिकल भी किया, बल्कि यूँ कह ले कि एक एप्टीट्यूड का टेस्ट था कि सामने से परिंदा आ रहा है, इस तरफ से ट्रेन आ रही है, इसकी जो वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड और इसकी भी 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इस ट्रेन की जो लेंथ है वो 20 मीटर है। तो बताएं कि कितने टाइम के बाद ये एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे। तो इस किस्म के हम न्यूमेरिकल कर चुके हैं। तो ये तो बात हजम नहीं हो रही कि हम स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट के बारे में। ट्रेन तो बहुत तेज़ चलती है, लेकिन स्लो किसके मुकाबले में है वो स्पीड ऑफ लाइट के मुकाबले में। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना है,
सी से जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकंड। हम तेज़ उसको मानेंगे जो इसके करीब करीब आ जाए। चलो इतनी स्पीड तो ना लेकर आए, लेकिन इसके करीब हो, इसका 80% 90%, तो हम उसको कहेंगे कि वो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है, अदरवाइज वो स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट है। और हमारे पास इस यूनिवर्स में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में मूव कर सके, उस जितनी स्पीड के साथ मूव कर सके। अगर वो ऐसा करेगा तो उसका मास इनफाइनाइट हो जाएगा, उसका मास लामहदूद हो जाएगा, मास उसका बढ़ जाएगा। अब मास वेरिएशन ये हमारे पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कॉन्सिक्वेंसेज है, उसके नताइज हैं। अगर हम मास को इतना बढ़ा देते हैं तो भाई उस मास को फिर मूव करवाने के लिए फोर्स भी इनफाइनाइट चाहिए, और ये इम्प्रैक्टिकल बात है, इतनी ज़्यादा इनफाइनाइट फोर्स हम कहाँ से लेकर आएंगे। तो खैर कोई भी ऑब्जेक्ट इतनी स्पीड के साथ मूव नहीं कर सकता। और इसका जब भी जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ट्रेन है, एरोप्लेन है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका अगर हम मवाजना करते हैं, कंपेरिजन करते हैं, तो इसके 50-30% पे भी नहीं आ पाते। ठीक है, अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जो 80 या 90% इसके मुकाबला कर ले तो हम उसको फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट मान लेंगे। लेकिन डेली लाइफ में, एवरीडे लाइफ के अंदर हमें ज़्यादातर जो ऑब्जेक्ट्स का जिनके साथ हमें इंटरेक्शन होती है वो इससे बहुत ज़्यादा कम स्पीड के साथ मूव कर रहे होते हैं। हम ये चीज़ लिख सकते हैं, ये जो हमारी एवरीडे लाइफ के अंदर जो स्पीड हम जिनसे हम इंटरेक्ट करते हैं वो इस स्पीड से बहुत ज़्यादा कम होती है। तो इन ऑब्जेक्ट्स को हम स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट मानते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास आ गया इसका दूसरा पॉइंट। अब हम चलेंगे इसके तीसरे पॉइंट की जानिब, ये आप नोट कर लें दोनों पॉइंट्स। तो बचा इसका तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है कि 3 हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज है। वो कौन सी हैं? एक है मास, दूसरा है लेंथ, और तीसरी है टाइम। न्यूटन इन तीनों चीज़ों को एब्सोल्यूट या फिर कांस्टेंट मानता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये इंसान है, ये दोनों जुड़वा भाई हैं, ठीक है। अगर हम क्या करें, एक भाई को, ये ए और ये बी, अगर ए को स्पीड ऑफ लाइट से मूव करवाएं, मतलब इसकी जो वेलोसिटी हो वो कितनी हो, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, जो कि इम्पॉसिबल है, और ये स्पेस में जाए, स्पेस में चला गया और फिर स्पेस में से दोबारा लौटे, तो जाने से पहले अगर इन दोनों की जो एज है वो 20 ईयर्स थी, तो जब ये लौट कर वापस आएगा, अगर इस ऑब्जेक्ट की, इस बंदे की उम्र 25 साल हो चुकी होगी, तो इसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 21 साल होगी, क्योंकि इसके लिए टाइम स्लो हो गया जब ये स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा था, और इसके लिए जो एवरेज हमारे पास ऑर्डिनरी स्पीड है टाइम की वही होगी। तो नतीजा ये निकलेगा कि इसकी एज ज़्यादा होगी और स्पेस से लौट कर आने वाले बंदे की एज जो है वो कम होगी। ये हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पढ़ते हैं, लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स में ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स में मास चेंज नहीं होता, कोई अगर ऑब्जेक्ट तेज मूव करे तो वो ज़्यादा उसका मास बढ़ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होता है हमारे पास कि अगर कोई स्पीड ऑफ लाइट से मूव करे ऑब्जेक्ट, उसके लिए लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ये भी हमारे पास ऐसी कोई बात नहीं क्लासिकल मैकेनिक्स में। टाइम हमारा ना ही स्लो होता है ना फास्ट होता है, एक ही स्पीड से मूव करता है। तो ये तीनों चीज़ें हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या है, कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट। ये 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स के। ठीक है, और उसके अलावा बहुत से पॉइंट्स हम बना सकते हैं कि अगर हम इसमें लाइट की नेचर के बारे में बात करें तो क्लासिकल मैकेनिक्स लाइट को पार्टिकल नेचर मानती है, उसके पार्टिकल नेचर पर ज़्यादा जोर देती है, जबकि हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स में अब हम इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि लाइट जो है उसकी डुअल नेचर है। सिर्फ लाइट की नहीं बल्कि पार्टिकल की भी डुअल नेचर है, पार्टिकल भी वेव की तरह बिहेव कर सकता है, जिसको हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में पढ़ते हैं। और फिर जो है हमारे पास 2 साइंटिस्ट और थे जिन्होंने इसको प्रूव भी कर दिया था कि हम जो है, जो इलेक्ट्रॉन है, पार्टिकल है, वो भी वेव नेचर रखता है। तो मॉडर्न फिजिक्स के मुताबिक लाइट जो है वो डुअल नेचर है, उसकी 2 नेचर है, वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकती है और वेव की तरह भी, लेकिन जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो उसको वेव के तौर पर ट्रीट करती है।
तो ये 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स के। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न फिजिक्स के, मॉडर्न मैकेनिक्स के 3 पॉइंट्स, इनको आप नोट कर लें। अब अगर हम बात करें मॉडर्न मैकेनिक्स की तो उसका फर्स्ट पॉइंट हम क्या लगाएंगे, ये आ गया हमारे पास हेडिंग मॉडर्न मैकेनिक्स या फिर फिजिक्स। तो हम सबसे पहली ये बात करेंगे कि ये जो डील करता है, इट डील्स विथ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। इसमें हम जिन चीज़ों के मोशन को डिस्कस करेंगे वो चीज़ें क्या है, वो है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। जब जैसे कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे पास मौजूद हैं, जैसे कि हमारे पास हम एटम के बारे में बात करें, एटम तो खैर हमारे पास, उसके बाद एटम जिनसे बना हुआ है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उसके अलावा न्यूट्रॉन, उसके अलावा हम क्वार्क्स की बात करें, अप डाउन चार्म स्ट्रेंज, ठीक है, टॉप बॉटम, इन चीज़ों के बारे में 6 किस्म के क्वार्क्स होते हैं। क्वार्क्स क्या होते हैं, कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं और छोटे छोटे पार्टिकल हैं जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाते हैं। प्रोटॉन में 2 अप क्वार्क होते हैं, 2 अप और 1 डाउन क्वार्क होता है, जबकि न्यूट्रॉन के लिए ये अपोजिट है कि न्यूट्रॉन में 2 डाउन क्वार्क होते हैं और 1 अप क्वार्क होता है। ये अलग बात है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम एटॉमिक लेवल पर चले जाते हैं। एटॉमिक लेवल पर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, इलेक्ट्रॉन का किस तरीके का मोशन है, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनके मोशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं मॉडर्न मैकेनिक्स में, ठीक है। तो इट डील्स विथ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। और उसके अलावा हम इसमें किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं जो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट हैं। इट डील्स विथ फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स। ये फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम पढ़ते हैं, मतलब कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में मूव करते हैं, उनकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो। स्पीड ऑफ लाइट के बराबर तो कोई ऑब्जेक्ट जा नहीं सकता। असल में हम इसमें फोटोन के बारे में पढ़ते हैं। फोटोन क्या होता है, एनर्जी का पैकेट। लाइट जिन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, क्वांटम नेचर को हम देखें तो लाइट जो है छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स पर मुश्तमिल होती है, जिसको हम कहते हैं फोटोन, ठीक है। तो फोटोन की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट ही है, क्योंकि फोटोन एक किस्म का एनर्जी का पैकेट है, मतलब वो रेडिएशन ही है। तो हमारे पास हम उनके ऑब्जेक्ट, उसकी मोशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं मॉडर्न मैकेनिक्स में। तो कहने का मकसद ये है कि जो ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर सकते हैं, अगर उनके मोशन को हमें डिस्कस करना हो, डिस्क्राइब करना हो, तो हम किसका सहारा लेंगे, मॉडर्न मैकेनिक्स का। तीसरी चीज़ इसमें क्या है कि टाइम, मास और लेंथ, ये तीनों चीज़ें आर वेरिएबल। ये तीनों चीज़ें चेंज हो सकती हैं, ये कांस्टेंट नहीं है। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा तो उसकी लेंथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, मास उसका इंक्रीज हो जाएगा, कितना इंक्रीज होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, टाइम उसके लिए स्लो हो जाएगा। ये 3 चीज़ें हैं। तो ये 3 पॉइंट्स थे हमारे पास मॉडर्न मैकेनिक्स के, और 3 हमने डिस्कस किए क्लासिकल मैकेनिक्स के। बस बेसिक से हमने इंट्रोडक्शन ले लिया। पॉइंट तो हम इसके बहुत ज़्यादा बना सकते हैं, तो क्योंकि हम अगर ज़्यादा चले जाएं लाइट की नेचर के बारे में तो हम पूरे प्रोसेस फिनोमिनाज को हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है जो लाइट की वेव नेचर को प्रूव करवाता है। उसके अलावा कॉम्पटन इफेक्ट है जो लाइट की जो पार्टिकल नेचर है उसको प्रूव करवाता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट दोनों ही लाइट को पार्टिकल प्रूव करते हैं। इनके बारे में हम अब मज़ीद लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए।